नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। विनय दुबे दुमका आएगा तो वापस नहीं जाएगा। विनय दुबे दुमका पहुंच गया तो हम उसे मान जाएंगे। विनय दुबे एक बाप की औलाद है तो दुमका आके दिखा। विनय दुबे झारखंड में कदम मत रखना। विनय दुबे तू जहां दिख गया वहां तुझे हम ख़त्म कर देंगे। विनय दुबे की लाश ही अब मुंबई वापस जाएगी। ये कुछ कमेंट हैं जो अब मुझे धमकी के तौर पर सोशल मीडिया पे मिलते हैं। मैंने जब कहा था कि मैं दुमका आ रहा हूँ, उसके बाद से पता नहीं क्यों एक जाति विशेष को इतना बुरा लग गया कि इस तरह के कमेंट वो करे। मैंने सारे कमेंट सेव करके रखे हैं, आगे इस पे कार्रवाई करेंगे। अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ। उन लोगों को मुझे ये दिखाना था। मैं चाहता तो 10 गाड़ी का काफिला लेके पूरे सिक्योरिटी तामझाम के साथ जाता, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेकिन मुझे तुम लोगों की औकात पता थी। एक होता है सड़क पे भौंकने वाले कुत्ते, वो काटते नहीं हैं। कहा था दुमका नहीं आना, तुम्हारी लाश वापस जाएगी। आज वो लाश मुंबई वापस पहुंच चुकी है। बड़े शान के साथ गया, अकेले, कोई तामझाम नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। मेरे साथ सिक्योरिटी होती है लेकिन मैं नहीं लिया। मैं देखना चाहता था कि औकात। कुछ लोग कमेंट किए कि बता के आना चाहिए था। मैं बोला यार एक लड़की जली है वहाँ पर, अब मैं बारात लेके जाऊँ। आप एक काम करो, जब भी अगली बार कमेंट करोगे तो उसमें लिख देना कि विनय दुबे को मैं अपना जीजा बनाना चाहता हूँ। मैं ना पूरी बारात लेके तुम्हारे घर पे आऊँगा, देना अपनी बहन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो एक अलग मसला है। यहाँ एक बेटी जला दी गई है, यहाँ बारात लेके नहीं आया जाता किसी के मातम में। शांति से अपना काम करिए और निकल जाइए। और तो अब तो आना जाना लगा ही होगा ना। दुमका कौन सा ये पहली बार और आखिरी बार था कि विनय दुबे आएगा। अगली बार आपकी भी ख्वाहिश पूरी कर देंगे। आएंगे पुलिस प्रशासन के साथ, एकदम उखाड़ लीजिएगा मेरा। जब मैं जेल गया वहाँ पर जेलर साहब है सुब्रोत पांडे जी, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया। शाहरुख से मुलाकात के लिए हम लोग गए थे। ज़्यादा जानकारी मैं नहीं दे सकता क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में है। क्या चीज़ें हमें मिली वहाँ से, क्या जानकारी हासिल हुई, क्या बताया क्या नहीं बताया, वो अदालत में रखेंगे। दूसरा चीज़, जब मैं जेल से बाहर आया हूँ मुलाकात के जेलर साहब से बैठक उठक करने के बाद, तो वहाँ पर पत्रकार साहब मिले। उन्होंने अपना एक इंटरव्यू लिया। मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। उसके आगे जब मैं निकला हूँ रांची की तरफ हाईवे पे, तो एक गाड़ी हमारा लगातार पीछा कर रही थी। बाइक पे थे दो बाइक थी, 4 लड़के थे, लड़के या पुरुष थे। वो लोग आते हैं, गाड़ी कार के सामने लगाते हैं। मैं नीचे उतरता हूँ। वो कहते हैं कि आप दुमका में आकर गलत कर दिए। मैंने उनको मुंह पे कहा कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ उसे रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा कि मेरा उखाड़ लो। तुरंत मोबाइल बंद हो जाती है। वो कहते हैं कि एक बेटी मरी है हमारे समाज की और आप उसके खिलाफ हैं। मैं बोला आप मुझे साबित करा दो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ 4 सवाल उनसे पूछे। मैं बोला आप लोकल हैं, उसी गांव से हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब एक बात बताइए, आप जानते हैं कि संजीव कुमार की बड़ी बेटी यानी अंकिता की बड़ी बहन केवट समाज में शादी हुई है, जीतू मुखिया जो हैं उसके पोते के साथ। उन्होंने कहा सही बात है। मैं बोला संजीव कुमार जी अपनी बेटी और दामाद का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, ये चीज़ आप जानते हैं? बोले हाँ सही बात। मैं बोला जिस दिन घटना हुई है, अंकिता को जलाया गया है, उस समय अस्पताल ले जाने में जीतू मुखिया का पोता यानी कि संजीव कुमार का दामाद और उनकी बेटी और संजीव कुमार लेके गए। ये वीडियो में स्टेटमेंट में आपने देखा। बोले नहीं हमें याद नहीं आ रहा। तो मैंने ये वीडियो दिखाया। हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ के मदद किए थे आपको, आवाज लगाए थे सबको? उतना सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले हाँ, गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा 3 और दादाजी भी साथ? नहीं मेरे बेटी मेरा दामाद हम। सही बात है। सुबह 4 बजे जब बेटी जली है तो पड़ोसी देखेंगे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे। सही बात। इनकी बेटी और दामाद इनके घर पे नहीं रहते हैं। ये आदमी इन दोनों का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। उस दिन रात को जब 4 बजे भोर में बिटिया जली है अंकिता, 2 कंडीशन हो सकता है। या तो इनका जो बड़ा दामाद है और इनकी बेटी है पहले से घर में मौजूद रहें, तभी जाके वो सवेरे 4 बजे उसको अस्पताल ले जाएंगे, या तो संजीव कुमार ने फ़ोन करके बड़ी बेटी और दामाद को बुलाया। यही 2 कंडीशन हो सकती है। या दामाद और बेटी पहले से घर में रहे हों या तो बाद में बुलाया गया हो। पहले से घर में रह रहे हों ये चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि दामाद और ससुर का आपस में जमता नहीं है। लव मैरिज हुई है, बेटी दूसरे समाज में शादी की है, तो थोड़ा सा एक मनमुटाव होता ही है।
दूसरी कंडीशन पे अगर जाएं तो इन्होंने फ़ोन के माध्यम से कई किलोमीटर दूर रह रही अपनी बड़ी बेटी और दामाद को फ़ोन करके बुलाया होगा। कुछ समय लगा होगा, 15 मिनट 20 मिनट, उनको घर तक बहुत स्पीड से अगर आए होंगे। मुझे एक बात बताइए, घर में एक बेटी जली है, जवान बेटी है और जलने से तड़प रही है, और संजीव कुमार जी बड़ी बेटी और दामाद को फ़ोन कर रहे हैं। पड़ोसी में लोग थे, पड़ोसी से टोटो लेके ये गए हैं, लेकिन पड़ोसियों को कानो खान खबर होने नहीं दी इन्होंने कि बेटी जली है। किस तरफ दर्शाता है ये केस? क्या संजीव कुमार, उनका दामाद और उनकी बेटी ने मिलके जला दिया अंकिता को? क्योंकि उसी समय तीनों जन ही थे। अभी वीडियो में आपने देखा कि गांव वालों से, पड़ोसियों से छोड़कर इन्होंने अपने परिवार के साथ अस्पताल पहुंचे। वो जो लोगों ने मुझे रोका था उनके पास इसका जवाब नहीं था। मैं बोला एक बार चलिए इसको हटा दीजिए, हो सकता है कुछ और मामला हो। दूसरी कंडीशन दी मैंने उनसे, पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताइए कि बेटी जली अंकिता, उसने खिड़की खोला, देखा शाहरुख हाथ में बोतल और माचिस का डिब्बा लेके भाग रहा है ब्लू टी शर्ट में। दूसरे बयान में मजिस्ट्रेट के सामने काला टी शर्ट में, मान लेते हैं दोनों सही हैं। फिर वो लड़की अंकिता दौड़ के आती है अपने कमरे से, अपने पिताजी को बताती है। पिताजी देखते हैं कि मेरी बेटी आग का गोला हो गई, 90% 95% जल गई है। फिर पिताजी खिड़की की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि शाहरुख भाग रहा था लाल टी शर्ट में। हटाई, ठंडा लगा होगा, लगा उठाई, तब तक उधर से माचिस मार दिया, लेकिन लाल टी शर्ट में शाहरुख भाग रहा था। मतलब शाहरुख इतना कमज़ोर था, इतना धीरे धीरे भाग रहा था, हाथ में माचिस और बोतल दिखाते हुए उनको कि मैंने जलाया है। बेटी कमरे से निकल के बाप तक गई, बाप नींद से उठा है, देखा है बेटी को हालत, कंबल डाला है, उसके बाद खिड़की में गया, देख रहा, तब तक शाहरुख भाग ही रहा था। कुछ कहानी जुड़ रही है। या तो शाहरुख चूतिया था जो इतना धीरे धीरे भाग रहा था क्राइम करने के बाद, या तो कुछ इनके बयानों में गड़बड़ी है। जब मैंने ये दोनों कंडीशन उनके सामने रखी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला यही चीज़ का जवाब खोजते हुए मैं दुमका आया हूँ। क्या वाकई शाहरुख इतना बेवकूफ़ था कि उसको जलाने के बाद हाथ में तीली और बोतल अंकिता को दिखा रहा था? और उसके बाप ने भी, सोचिए इतना तेज़ी से सारा चीज़ हुआ। बेटी जब देखी तो नीला टी शर्ट पहना हुआ था, ब्लू और काला टी शर्ट, और तुरंत उसने टी शर्ट चेंज किया। जब तक उसके पिताजी आते तब तक लाल टी शर्ट में आ गया। बोतल और माचिस दिखी उनको भी। कहाँ से कहानी बनाया गया भाई साहब? कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं होता। आरोपी सबूत छोड़ता है, हमें बस वही सबूत पकड़ के अदालत में ले जाना है और असली आरोपी तक हम पहुँचेंगे। चारों भाइयों ने जिन्होंने गाड़ी रोकी थी गले मिले, मुझे धन्यवाद कहा कि आप लोग जो रियलिटी, जो भी चीज़ें बताई है, तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने उनको वही कहा कि विरोध करिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मुझे गालियां दीजिए, मेरा विरोध करिए, लेकिन कम से कम कोर्ट तक ये मामला मुझे वेरीफाई करने दीजिए। आप नहीं भी करोगे तो भी मैं करूँगा। मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रहा, ना आपकी परमिशन मांग रहा हूँ। मैं डंके की चोट पर इसे कानूनी लड़ाई में ले जाऊँगा और अपनी तरफ से जो भी चीज़ें पॉसिबल होगी, तथ्यों को वेरीफाई करने की, गवाहों के बयान को वेरीफाई करने की, मैं सारा चीज़ करूँगा। जो असली आरोपी है वो जेल, हवालात, फांसी चढ़ेगा। वो शाहरुख हो, चाहे संजीव कुमार हो, चाहे उनका दामाद हो, चाहे उनकी बड़ी बेटी हो, चाहे कोई और हो, जो असली होगा वो जेलों में सड़ेगा। ये आप लिख के लीजिए। बगल में चाय की दुकान थी, पांचों लोगों ने, हम लोगों ने चाय पी, विदा लिया और मैं रांची की तरफ निकल गया। यही कुछ हकीकत है, कुछ सवाल हैं जो मैं कोर्ट में वेरीफाई करना चाहता हूँ। हमारे लिए सबसे आसान ये हो गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान इनके परिवार के सदस्यों का, अंकिता के 2 दोस्तों का हो चुका है। मतलब अब उस बयान में कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है, जो हमारे लिए इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई है। पुलिस ने अपनी पूरी जांच करके चार्जशीट लगा दी, हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। अब वो तथ्य बदले नहीं जा सकते। कुछ और जानकारियाँ मिलेगी तो एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो बाद में लगाई जा सकती है, उनके पास, पुलिस के पास अधिकार है। लेकिन जो मोटा मोटा जो 95% काम है वो हो चुका है। पुलिस और उनके परिवार को पूरा कॉन्फिडेंस था कि शाहरुख का केस कोई नहीं लड़ेगा। इसी का एक बेनिफिट मिल रहा था कि इन्होंने जो भी कहानी बनानी थी वो सब बना दी है। इनको लगा था कोई अपोज नहीं करेगा, जज साहब शाहरुख को फांसी दे देंगे। वो भूल गए ये कहानी पूरे विश्व में गई है।
कोई भी एक सन की विनय दुबे जैसा उठ के आएगा, एक एडवोकेट लगा के इस मामले को फिल्टर करने की कोशिश करेगा, पारदर्शी कोशिश करेगा कि हकीकत सामने है। हम क्रॉस करना चाहते हैं, आपने लिखा है, हम बस उसे वेरीफाई करना चाहते हैं। बस मेरा उतना ही काम है कि जो भी चार्जशीट या स्टेटमेंट लिया गया है वो सत्य हो दोनों तरफ से, उसके सबूत हमें चाहिए। जो जो लिखा गया है उसको हम वेरीफाई करेंगे। असली आरोपी तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। दूसरी बात, जब मैंने शाहरुख के परिवार के लिए आर्थिक मदद की बात की तो बहुत सारे लोगों ने लिखा वहाँ पे कि शाहरुख आरोपी है, आप उसका साथ दे रहे हैं। नहीं भाई साहब, शाहरुख आरोपी है, उसे सज़ा कोर्ट देगा, लेकिन इसमें शाहरुख की माँ की क्या गलती है कि आसपास का जो मोहल्ला है ना उसे ताने देता है, उनको एक आरोपी के तौर पे एक पता नहीं किस नज़र से उनको देखता है कि उनका जीना दूभर हो गया है। इनके अपने लोग, शाहरुख के परिवार के सगे संबंधी दूर हो चुके हैं, इस डर से कहीं हम इस मामले में न फंस जाएं, पुलिस हमें न प्रताड़ित करे इनके साथ अगर हम दिख गए। उस औरत का क्या गलती था, शाहरुख की माँ का क्या गलती था जो उसको इसकी सज़ा दी जा रही है? शाहरुख की बहन की क्या गलती थी कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? शाहरुख के भाई सलमान की क्या गलती थी जो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? नईम के पिताजी की क्या गलती थी कि उसको समाज की तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है? अगले पल, किसी भी पल अगर ये लोग न छुप के रहें तो कोई भी एक भीड़ आएगी, इनको मॉब लिंचिंग कर देगी, इनकी हत्या करके चली जाएगी। मैंने मदद उस परिवार के लिए मांगा था, और आप मत करिए मदद, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं करता हूँ। अगर आपकी सोच इस तरह से है कि किसी के बेटे ने गलती की, उसकी सज़ा माँ को दी जाए, तो कृपया करके आप भविष्य में कभी भी इंसानियत के लिए किसी को मदद मत करिए। माफ़ करिए, मैंने आपसे बोला, इतनी छोटी सी सोच रख के आप चलेंगे। मैं उस बूढ़ी माँ के लिए मदद आपसे मांगा था। भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने बहुत बढ़िया मदद की है। अभी तक एक अच्छी खासी रकम जमा हुई है जो मैं उसके परिवार को अगली विजिट में हैंड ओवर करूँगा। आप मत भेजिए कुछ, आप उस पैसों का गुटखा खा लीजिए, उस पैसे का सिगरेट पी लीजिए, उस पैसे का आप तंबाकू खा लीजिए, सुरती खा लीजिए, जो करना है, लेकिन किसी भी मजबूर महिला को मदद मत करिए प्लीज़, वो आपसे नहीं होगा। अगर आपके दिल में इतना छोटी सी चीज़ है, इतना छोटा दिल लेके आप इंसानियत के तौर पे घूम रहे हैं दुनिया में, तो माफ़ करिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में किसी को मदद मत करिएगा। मैं उस बूढ़ी माँ का सहारा के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया था। बूढ़ी माँ, हो सकता है आपकी भी माँ हो, तकलीफ़ों से पाल के बड़ी की। बहुत छोटे परिवार हैं, 400-500 रुपया दिन की कमाई है, पूरा परिवार मिलके उसमें गुजारा करता है। बेटी है उनकी नाबालिग, शादी होने के लायक हो रही है, पढ़ाई कर रही है, सब बर्बाद हो गया एक शाहरुख की वजह से। एक शाहरुख की गलती की वजह से 5 ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं। मैं उस 5 ज़िंदगियों की बात कर रहा था, मैं शाहरुख की बात नहीं कर रहा हूँ। शाहरुख के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं, निशान जी, हम सक्षम हैं। हम जहाज़ से जाते हैं, 5 स्टार होटल रुकते हैं, पूरा चीज़ करते हैं। साहब अपनी तरफ से जो मदद होना था बंद मुट्ठी दे दिया कि माँ ये पकड़, अपना राशन चला, राशन भरा, घर चला, बेटी को देख, बेटे को देख, सुखी रहे। मेरी जो क्षमता थी मैंने किया। मैंने आप लोगों से इसके लिए अपील किया था क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से मदद मांगता, आप दिल खोल के मदद करते हैं। लेकिन इस बार सवाल ये था कि आरोपी का परिवार है, तो आरोपी का परिवार है तो इसमें गलत क्या है? अंकिता को अगर शाहरुख ने जलाया भी होगा, अगर मान लिया जाए पुलिस के आरोप के हिसाब से, तो इसमें शाहरुख की माँ का क्या गलती, उसकी बहन का क्या गलती है, नईम के बाप की क्या गलती है, नईम के बहन की क्या गलती है, सलमान की क्या गलती है जो शाहरुख का भाई है? अगर यही प्रावधान है तो दुनिया में कभी किसी आरोपी के परिवार को मदद नहीं होना चाहिए। आपको लगता है अगर शाहरुख के परिवार को या नईम के परिवार को मदद करना है, अगर इंसानियत के खातिर लगता हो, नहीं तो दिल में शंका हो तो मत करिएगा कभी भी, ना शाहरुख के लिए ना किसी के लिए भी। अगर आपके दिल में रहे कि उस माँ के आंसू पोंछने चाहिए, सारे रोजी रोटी के दरवाजे उसके बंद हो चुके हैं, कितने दिनों से वो भागते भागते एक दरवाजे दूसरे दरवाजे छिप रही हैं सिर्फ ज़िंदगी के खातिर, अगर ऐसे ही बुज़ुर्ग माँ को अगर आप सहारा नहीं दे सकते ना, तो मुझे नहीं लगता ये मानव तन आपके किसी काम का है। आप रखिए उसे, सिर्फ पिक्चर देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, एक दूसरे को गाली दीजिए, करिए। हमारे ऊपर वाले ने हमको यही सिखाया है कि कोई रो रहा है तो उसको छोड़ दो, क्या अपना बाप का जाता, हम अपने मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वो रो रही है, रोने दो, उसकी जान जाएगी उसकी जाएगी, हमारा क्या जाएगा। विनय दुबे ऐसा नहीं है ना, विनय दुबे का दिल थोड़ा अलग है, आंसू नहीं देख सकता किसी के लिए जान हथेली पे रख के दुमका तक जाता हूँ। मेरा भी तो परिवार है, बच्ची है, इतनी धमकियाँ मिलती हैं, कभी डरा मैं?
मैं भी तो सोच सकता हूँ ना, मेरे पीछे मेरे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, मेरी बेटियाँ हैं, मेरी पत्नी है, उनके खातिर मैं अकेला कमाने वाला हूँ। फिर भी जान हथेली पर रख के दुमका जाता हूँ, गाज़ियाबाद जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, लड़ता हूँ ये दिखाने के लिए कि डरो मत। ये डर की वजह से आप पे राज करते हैं, डरो मत। विनय दुबे वही डर आपके अंदर से निकालना चाहता है, लेकिन आप लोग उसी तरह से हैं। खैर छोड़िए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर अभी भी आपको लगता है कि इस परिवार को मदद करना चाहिए इंसानियत के खातिर, वो आरोपी है, सज़ा मिले, वो कोर्ट पे छोड़िए ना, वो तय होगा, मैं बैठा हूँ उसके लिए। लेकिन अभी जो स्थिति है, उनकी जो भुखमरी की हालत है, अगर एक निवाला आपकी वजह से उनके पेट में गया ना, सोचिए कितनी दुआएं मिलेंगी। लेकिन खैर वो बड़ी बात हो गई, इंसानियत वाली बात हो गई। अगर आपका दिल छोटा है तो नहीं समझ में आएगा। अगर अभी भी आप इनको मदद करना चाहते हैं, इस परिवार को, तो आप पेटीएम, गूगल पे और UPI नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं। अगर भेजिए तभी जब आपके अंदर इंसानियत हो। आपकी एक छोटी सी सिगरेट, आपके छोटे सा एक पान गुटखा, आपके छोटे से एक सुरती और तंबाकू चूना, उसकी एक बार ना खाने से इस पेट को निवाला जाएगा। मेरी कोशिश वो निवाला पहुंचाने की है। बाकी आपकी इच्छा, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तो होगा ही। बिना उसके तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर इनकी नसीब में रोना लिखा है तो रोएंगे ही। मैं तो बस एक माध्यम हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इनके आंसू पोंछ सकें। दुनिया ने, समाज ने, प्रशासन ने, TV चैनलों ने, आपने, मैंने इनको अपराधी बना ही दिया है। इनको हम लोग गालियाँ दे ही रहे हैं। लेकिन कहीं अगर एक निवाला दे पाए ना, तो ऊपर वाला भी उतना ही खुश होगा। आप कितनी भी नमाज़ पढ़ लीजिए, कितनी भी आरतियाँ कर लीजिए, कितना भी व्रत कर लीजिए, कितना भी रोज़ा कर लीजिए, सिर्फ एक सही निवाला, सही पेट पहुँचाने के बाद ना, ऊपर वाला उससे ज़्यादा खुश होता है। इतनी छोटी सी बात है, मैं समझ सकता हूँ। अगर आपको भी समझ आए तो मदद ज़रूर करें। कोई आपके इंतज़ार में बैठा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।